हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरेज के बारे में बताऊंगा कि एक्सरेज होती क्या है, एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सरे को मेडिकल डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है जो आपने प्रोबेबली पहले भी देखी होगा, एक्सरे देखा होगा कि ये एक हाथ का एक्सरे है जिसमें आप क्लियरली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बोन्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं। और जहाँ पे बोन्स हैं वहाँ पे आपको वाइट रीजन नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहाँ पे आपको ब्लैक रीजन नज़र आ रहा है। तो बेसिकली एक्सरे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो है आपको एक इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जी एक्सरे एक्सरे बेसिकली होता क्या है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो एक्सरेज की जो रेंज है वेवलेंथ की वो 0.1 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। और एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सामने आपके एक सेटअप नज़र आ रहा है। जहाँ पे आप देखें, ये आपके पास एक कॉइल है और इसके साथ ये आपने एक सोर्स लगाया हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, एक डीसी सप्लाई है इसके साथ। और यहाँ पे आपके पास एक दूसरी सोर्स लगा हुआ है जिसको मैंने वी से रिप्रेजेंट किया है, और ये एनोड है। होता क्या है बेसिकली कि सबसे पहले अ, जब इस कॉइल में से करंट गुजरता है तो ये कॉइल हीट अप हो जाती है, और हीट अप होने की वजह से इस कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को लीव कर जाते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से एमिट नहीं हो रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक इस कॉइल को हीट अप करने की वजह से एमिट हो रहे हैं। जब भी हीट अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इस कॉइल को लीव कर जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्मीन बेसिकली हीट से है, और आयनिक मीन चार्ज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो निकल आए, और इन इलेक्ट्रॉन्स ने अब निकलने के बाद ये फ्री हैं कहीं पे जाने के लिए भी। निकल तो आए। अब हमने क्या करना है कि एक इसके साथ एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और इस पोटेंशियल से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में स्पीड अप होंगे। ठीक है, सारे राइट डायरेक्शन में एक्सलरेट होंगे। वजह क्या है, एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे इस बैटरी के, और जो कॉमन है वो इसको यहाँ पे हमने लगा दिए। इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाएंगे। और जब ये इस एनोड के करीब पहुंचेंगे इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। अब जब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल एनोड से कोलाइड करवाया जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स स्लो डाउन होंगे, ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे। और जब ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो वो किस फॉर्म में लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या एक्सरे फोटॉन्स की फॉर्म में अपनी जो एनर्जी है वो लूज करेंगे। तो फिर आपके पास एक्सरे फोटॉन्स जो हैं जिनको मैंने इस तरह शो किया हुआ है, ये एक्सरे फोटॉन्स आपके पास एमिट होंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई कि एक्सरे फोटॉन्स कैसे एमिट होते हैं, बाय व्हेन चार्ज पार्टिकल्स, जो कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर स्लो डाउन। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स व्हेन दे डिसलरेट। जब वो डिसलरेट होते हैं दे लूज देयर एनर्जी। और जब वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में लूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन। और बच्चों,
उनको स्लो डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, क्यों स्लो होते हैं? अब ये देखें, ये आपके पास है एक टारगेट जो मेटल है जिसको हमने ये एनोड शो किया है, ये इसके मैं एटम्स को शो कर रहा हूँ। आपको पता है इन एटम्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेट्स से ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, जो यहाँ से एमिट हुए, तो ये जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके? टारगेट मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये इससे अपनी डायरेक्शन को ये बेंड हो जाएगा। सो इसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हुई, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सरे फोटॉन एमिट होगा। ठीक है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ टकरा के बिल्कुल स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप होगा तो ये सारी की सारी एनर्जी लूज करेगा, उससे एक्सरे फोटॉन जो होगा वो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट एलिमेंट के साथ कोलाइड करते हैं तो वो अपनी एनर्जी डिफरेंट अमाउंट में लूज करते हैं, तो जिसकी वजह से जो फोटॉन बनते हैं उनकी एनर्जी की एक रेंज होगी, उनकी वेवलेंथ की एक रेंज होगी। आपको पढ़ाया गया था क्वांटम फिजिक्स में कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एच सी, आपको पता है एच एफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एच एफ, और हम ये कहेंगे कि दैट इज एच सी ओवर लैम्डा। तो जब एनर्जी ऑफ फोटॉन की एक रेंज होगी, तो इसका मतलब है रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी। और एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा, वो एक कोलिजन में भी फोटॉन एमिट कर सकता है, फिर आगे जाके किसी टारगेट एलिमेंट के दूसरे एटम से टकराएगा, फिर ये अपनी एनर्जी फर्दर लूज करेगा, जिसकी वजह से एक और फोटॉन एमिट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक कुलियन में भी अपनी एनर्जी सारी की सारी लूज कर सकता है, उससे जो फोटॉन एमिट होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एक फोटॉन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मल्टीपल स्टेजेस में एमिट कर सकता है, और उससे जो फोटॉन्स एमिट होंगे हर स्टेज की, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो एमिटेड फोटॉन्स होंगे उनकी रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी। ठीक है, सो एक्सरे photons will have range of wavelength। अब आपको इन दोनों पोटेंशियल्स का जरा रोल समझ आना चाहिए। इस पोटेंशियल से क्या होगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो, शाबाश, इसको इंक्रीज करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, इनकी स्पीड इंक्रीज होगी, और जब ये टारगेट एलिमेंट से कोलाइड करेंगे तो इनके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, जिसकी वजह से जो एमिशन ऑफ एक्सरे फोटॉन्स होगा उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसको इंक्रीज करने से क्या होगा? वीएस को इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा हीटअप होगी ये कॉयल, दैट मीन के मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी emitted फ्रॉम दिस दिस कॉयल। तो जिसकी वजह से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाके कोलाइड करेंगे विद द टारगेट एलिमेंट, तो वहाँ से ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे। इन अदर वर्ड्स, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ये भी बात जानना ज़रूरी है कि जो ये प्रोसेस होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब हिट करते हैं तो उससे फ्यू फोटॉन्स मिट होते हैं, मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस टारगेट एनोड को हीट अप करने के लिए ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कूलिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, जो इसको कूल किया जाता है। ठीक है, इसको रोटेट किया जाता है कंटिन्यूसली। तो ये सेटअप है एक्सरेज को प्रोड्यूस करने का। ये बात तो आपको समझ आ गई कि एक्सरे फोटॉन्स की एक रेंज होगी। अब अगर हम इसका ये देखना चाहें कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ।
ऑन वर्टिकल एक्सिस यू हैव इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है। अच्छा जी, इसमें क्या नजर आ रहा है? सबसे पहली बात कि वेवलेंथ की आप देखें एक पूरी रेंज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इस बात को मैंने पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जब डीसोलरेट करते हैं तो उनकी डीसोलरेशन की एक पूरी रेंज होती है, तो इसकी वजह से जो एमिटेड एक्सरे फोटॉन्स होंगे उनकी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी। ठीक है, और ये जो मिनिमम वेवलेंथ होगी, अगर मैं इसको लेमडा नॉट कह दूं तो इसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और इसकी भी एक्सप्लेनेशन, अब इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको तीन डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं अगर आप देखें। एक तो इस इमेज की ये प्रॉपर्टी है कि जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ है, स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं, पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ है। और सेकंड बात क्या है कि इसमें शार्प कट ऑफ वेवलेंथ है जो लैम्डा नॉट है एट शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी क्या रीजन हो सकती है? एंड थर्ड चीज, ये जो ऊपर स्पाइक्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ठीक है, ये जो ऊपर आपके पास ये स्पाइक्स ये क्या शो कर रहे हैं? व्हाई दीज देयर आर सीरीज ऑफ पीक्स? सो बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि व्हाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स, वाई देर आर नॉट ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब अगर आप देखें ये वेवलेंथ भी है, ये वेवलेंथ भी है, ये वेवलेंथ भी है, एवरी वेवलेंथ इधर से लेके इधर तक जो भी वेवलेंथ इसके रेंज के अंदर आ रही है वो सारी एग्जिस्ट करती है। ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है। इसकी क्या रीजन है? सो पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, आपको पता है ईएम रेडिएशंस, एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो ईएम रेडिएशंस, या यहाँ पे हम एक्सरे लिखते हैं स्पेसिफिकली, आर प्रोड्यूस व्हेन चार्ज पार्टिकल, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जनरली हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऊपर सर ने बात की थी डिसलोरेशन की वजह से, तो मैंने आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, एक्सल डिसलोरेशन भी एक एक्सलेशन की टाइप है, तो इसलिए हम डिसोलेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या जनरली एक्सोलेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सोलेटेड, तो इसलिए वेवलेंथ, वेवलेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटॉन एक्सरे फोटॉन्स की वेवलेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सोलेशन, जो यहाँ पे हम डिसोलेशन यूज़ करते हैं। एंड देयर इज range of acceleration. So acceleration is, there is a distribution of acceleration. So we will have distributions of wavelength. ठीक हो गया जी। हमें अब आपको यहाँ पे मैं बात कर चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स जो डिसलरेट होते हैं उनकी एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो स्पेसिफिक डिसलरेशंस नहीं है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए जो एक्सरे फोटॉन्स एमिट होंगे उनकी वेवलेंथ की भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि जी शार्प कट ऑफ वेवलेंथ्स क्या शो करती हैं? अब देखें, आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटॉन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं देने लगा हूँ। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है? दैट इज एच सी ओवर लेमडा। सो लेमडा इज एच सी ओवर एनर्जी। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ ऑफ दैट फोटॉन मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन कब होगी?
जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो एटम्स के साथ, टारगेट एटम के साथ कोलाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर देगा और उससे जो फोटॉन एमिट होगा उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम एनर्जी मीन उसकी वेवलेंथ कम से कम होगी। ठीक है। सो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑल इट्स एनर्जी इन वन क्लूयन। मैंने पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉन मल्टीपल क्लूयन में भी अपनी एनर्जी लूज कर सकता है। सो एंड कन्वर्टेड टू सिंगल फोटॉन। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स ड्यूरिंग कुलियन। और ये वेवलेंथ कितनी होगी, इसका क्या फार्मूला होगा? ये वेवलेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी? अब देखें, यहां पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हिट होने से पहले काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करी होगी। ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू EV, that is E is the charge of electron, V is potential difference, anode voltage. So वो सारी की सारी एनर्जी अब उसने लूज कर दी इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि स्टॉप हो गया है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू ए सिंगल फोटॉन, दैट इज Hc over lambda naught. So lambda naught will be equal to Hc over EV. अगर आप वेवलेंथ, दिस कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो Hc ओवर EV होगी। और वो वेवलेंथ अगर चेंज करना चाह रहे हैं, इससे कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो यू विल हैव टू चेंज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी लो वेवलेंथ्स वाले जो एक्स्ट्रा फोटॉन्स होंगे उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जो आगे वाले होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी। तो शुरू शुरू वाले ये इस रीजन वाले फोटॉन से इनके पास एनर्जी ज़्यादा, आगे वालों की एनर्जी कम है। और सीरीज ऑफ पीक्स ये क्या शो कर रहे हैं? वाई आर दीज पीक्स? ये बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि एक्सरे फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डीसोलरेशन से। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के डीसोलरेशन के साथ साथ वहां पे क्या हो रहा है कि जो टारगेट एलिमेंट है, आपको पता है टारगेट एलिमेंट के अगर हम आ, उसको देखें, ये न्यूक्लियस है और इसके ये शेल्स हैं, और डिफरेंट ईच शेल की आपको पता है कि एनर्जी एनर्जी लेवल है। स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स के अंदर, जो हमने क्वांटम फिजिक्स में देख चुके कि दीज आर द एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अ, ये यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है टारगेट, दिस इज टारगेट एलिमेंट या मेटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट है। अब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, ये आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब हिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, या ये एटम से, इस एटम से बाहर निकल जाएगा, इतनी एनर्जी होगी उसके इलेक्ट्रॉन के पास, ये इसको दी और ये बाहर निकल चला गया। एनर्जी कहाँ से मिली? जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो ऊपर दूसरी इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हमेशा रहना चाहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, इंटरनल ट्रांजिशन होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होगी? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ठीक है। तो जब इंटरनल ट्रांजिशंस होंगी, इलेक्ट्रॉन्स
यहां से ऊपर वाले स्टेट में अगर चला गया है इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है, वहां पे हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, दोबारा जब वापस नीचे आएगा तो उससे एक्सरे फोटोन, सॉरी फोटोन एमिट होगा। ठीक है, और वो उसी रेंज में है जाहिर है। तो इस वजह से चूंकि स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया है तो डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा, यहाँ से इधर आया है तो डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा, यहाँ से इधर आया है तो डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा। तो चूंकि देर आर ओनली स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स इन एनी एटम, सो स्पेसिफिक ट्रांजिशंस होंगी और स्पेसिफिक वेवलेंथ सबमिट होंगी। तो इसलिए जो है वो आप अगर इस स्पेक्ट्रम पे इफ यू कैन सी, तो ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के ऊपर ये पीक्स हैं। यू कैन सी दीज आर ओनली specific wavelengths. So these are due to the internal transitions of target element. ठीक है, तो इसकी क्या शो करेंगे? These are due to internal, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पीक्स कहाँ बन रही हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट एटम, दैट एलिमेंट। यू नो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, सो ये जो पीक्स बन रही हैं दे विल बी एट डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉर डिफरेंट टारगेट एलिमेंट्स। ठीक है, सो कंटिन्यूटी, शार्प कट ऑफ वेवलेंथ, एंड द थर्ड वन, दीज पीक्स किस चीज को करस्पॉन्ड कर रही हैं। ठीक है, सो अगर इफ यू वांट टू राइट इट इन फर्दर डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, तो आप कहेंगे व्हेन electrons collide with the electrons of target element, these electrons jump into the higher energy state, ठीक है, or even they leave the atom and the corresponding high energy electrons will jump to the lower energy state and they will emit photons of specific wavelengths. So this shows the internal transitions. So इस एक्सरे स्पेक्ट्रम से हम ये देख के बता सकते हैं कि जी उस जो टारगेट एलिमेंट है उसकी वो किस नेचर का है और उसमें क्या क्या वो हो सकते हैं। अच्छा जी, अब एक्सरे की हम बात करें, एक्सरे को हम दो इसकी करेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं यहाँ पे। वन इज इंटेंसिटी एंड द अदर वन इज हार्डनेस। एक्सरे बीम की ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिटी एंड हार्डनेस। इंटेंसिटी क्या होती है? यू नो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे क्या चीज़ जो है वो, इससे क्या इफेक्ट होगी, इमेज पे क्या इफेक्ट होगा? इंटेंसिटी का मतलब होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, मोर नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स आर देयर। और यू नो के एक्सरे फोटॉन्स, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कर देंगे तो दे विल प्रोड्यूस more number of X-ray photons and intensity will be greater. So to increase the intensity, you have to increase uh, current in this coil, और करंट को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज दिस पोटेंशियल Vs। ठीक है, सो इंक्रीज फिलामेंट करंट, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी यू हैव टू इंक्रीज फिलामेंट करंट। और इंटेंसिटी से इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी से जो है वो डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ द इमेज इफेक्ट होगी, इट विल इफेक्ट ऑफ इमेज। हाउ? इसको थोड़ी देर बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। असल में होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी, मैं आपको एक डायग्राम से
एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी, सो दीज आर, सॉरी, ये देखें, ये डायग्राम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देगी कि दीज आर एक्सरे बीम, ये एक्सरे बीम है और ये आपके पास एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, सैंपल है जिस पे हिट की जाती है। और इसमें ये जो रीजन है ये एक बोन को शो करता है और ये सॉफ्ट टिश्यू है और ये एक्सरे फिल्म है। आप देखें, जो एक्सरे को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होगी वो बोन की डिफरेंट होगी, सॉफ्ट टिश्यू की डिफरेंट होगी। बोन ज़्यादा अमाउंट में एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेगी और कम अमाउंट में आगे जाने देगी, वेर एज सॉफ्ट टिश्यू जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी और एक्सरे जो है वो सीधी आगे निकल जाएगी। सो इन जब एक्सरे फिल्म को हम प्रिपेयर करेंगे तो जहाँ पे एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो एरिया आपको ब्लैक नज़र आएगा जब इसको डेवलप कर देंगे, और जहाँ पे एक्सरे की इंटेंसिटी कम होगी वो एरिया वाइट नज़र आएगा। ये एरिया ब्लैक, ये एरिया वाइट, ये ब्लैक। सो बेसिकली अगर आप ब्लैकनिंग की डिग्री को इंक्रीज करना चाहते हैं तो that will be affected by the intensity. So if you will have more intense X-ray beam, तो यहाँ मुझे जो ब्लैक रीजन की जो डिग्री है वो ज़्यादा ज़्यादा होगी। तो जो अगर इंटेंसिटी कम है तो उसकी जो डिग्री है वो कम होगी। तो जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, इफ़ यू कैन सी स्टार्ट में, ये देखें, ये जो हाथ का एक्सरे था यहाँ पे देख लें कि जहाँ पे बोन वाला एरिया वो आपको वाइट नज़र आ रहा है और सॉफ्ट टिश्यू वाला एरिया ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये ब्लैकनिंग की डिग्री को अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम। और इंटेंसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द दिस कैथोड करंट, और इसके लिए आपको पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो फिलामेंट करंट को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। दूसरी जो है वो आपके पास हार्डनेस होती है। एक्सरे की जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब ये होता है कि जो, जैसे इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि हार्ड एक्सरे का मतलब ये होगा कि उसकी पेनेट्रेशन जो एक्सरे बीम की वो ज़्यादा होगी। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट मेजर्स द पेनेट्रेशन एक्सरे बीम, और ग्रेटर हार्डनेस मीन ग्रेटर पेनेट्रेशन। मतलब देखिए, अगर आपके पास ये इतनी थिकनेस की आपके पास बोन है 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो है वो I0 है, तो जो बायर इंटेंसिटी निकलेगी, अगर एक्सरे आपके पास हार्ड होंगी तो इंटेंसिटी जो बाहर मिलेगी इतनी थिकनेस के बाद वो ज़्यादा होगी, अगर सॉफ्ट एक्सरे होगी तो ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सो हार्डनेस का मतलब ये होगा कि ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सरे फोटॉन्स है। और हार्डनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हार्डनेस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द एनोड वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है इसको एनोड वोल्टेज कहते हैं, इससे हार्डनेस को कंट्रोल करते हैं। एनोड वोल्टेज को ज़्यादा कर देंगे, हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमने बोला था कि जो एनोड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। जब वो टारगेट एलिमेंट सेट करेंगे तो जो एनर्जी वो लूज़ करेंगे वो भी ग्रेटर अमाउंट में होगी, तो इसलिए जो एक्सरे फोटॉन्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। और इसके अपोजिट होगा सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब होगा कि उनके पास एनर्जी कम होगी और उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी।
अब जो एक्सरेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एक्सरे बीम को अगर आप देखें थोड़ा सा, देर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो मतलब जो लेस वेवलेंथ वाला रीजन होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देखें, ये लगा देते हैं, तो ये रीजन ए वाली जो एक्सरेज होंगी, दे विल बी हार्ड एज कंपेयर टू हार्डर एज कंपेयर टू रीजन बी, क्योंकि इन रीजन ए यू हैव वेरी लेस वेवलेंथ as compared to region B. So energy of photon is inversely proportional to wavelength. That's why region A के जो एक्सरे फोटॉन्स होंगे वो ज़्यादा हार्ड होंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है एक्सरे फोटॉन्स की, उसमें हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है, जिनकी कुछ की एनर्जी बहुत कम है, कुछ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो द क्वेश्चन कम्स के वाई लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरेज आर फिल्टर्ड आउट बॉडी में। एक्सरेज को एक्सरे बीम को बॉडी के ऊपर थ्रो करने से पहले जो लॉन्ग वेवलेंथ है उनको फिल्टर आउट क्यों क्यों किया जाता है? क्या आवाज इस पे सोचें आप जरा। इसका रीजन आप ये देखेंगे, और ये कैसे करते हैं। रीजन ये है कि आपको आपने कहना है कि जी जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी, दैट मीन के उनके पास एनर्जी कम होगी, और जो कम एनर्जेटिक एनर्जी वाले फोटॉन होंगे वो बॉडी से पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो जिनको एब्जॉर्ब कर लेगी वो बॉडी के लिए ज़्यादा डेंजरस हैं, वो बॉडी को आयनाइज करते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त के जो पास हो जाते हैं। फिल्टर आउट कैसे करते हैं? एल्यूमिनियम शीट लगा देते हैं बॉडी से पहले ही। एल्यूमिनियम शीट लगा देते हैं यहाँ पे शीट लगाए एल्यूमिनियम। इस शीट से जो है वो जो सॉफ्ट वाले हैं वो रुक जाएंगे, हार्ड वाले आगे गुजर जाएंगे, और वो उनको पास ऑन किया जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद बारी आती है कि जी इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक इमेज के बारे में हम कहते हैं कि जी वो उसकी शार्पनेस क्या है और उसमें कंट्रास्ट कितना है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, शार्पनेस एंड द सेकंड वन इज कंट्रास्ट। गुड कंट्रास्ट क्या होता है, गुड शार्पनेस क्या होती है, बैड शार्पनेस क्या होती है, बैड कंट्रास्ट क्या होता है, ये आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना आना चाहिए कि शार्पनेस क्या चीज़ होती है। शार्पनेस का मतलब होता है कि क्लैरिटी ऑफ द एजेस। जहाँ पे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम की अगर बात करें, तो ये जो आपके पास आगे एक एक्सरे फिल्म को जब हम डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे वो कुछ इस तरह की होगी कि इस जहाँ पे ये स्टोन बोन है वो एरिया आपको वाइट नजर आएगा, और बाकी एरिया जो है वो ब्लैक नजर आएगा। तो एजेस जो इस ऑब्जेक्ट के एजेस अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, क्लैरिटी के साथ देख रहे हो, तो इसका मतलब जो है वो इमेज जो है वो आपके पास शार्प है। और इसको हम कह सकते हैं कि द क्लैरिटी शार्पनेस इज लिंक्ड विद द क्लैरिटी ऑफ द एजेस। और शार्पनेस किस चीज़ के साथ लिंक है? शार्पनेस इज लिंक्ड विद the resolution of image. So good resolution mean good sharpness। और दूसरी चीज आती है कि आपके पास कंट्रास्ट क्या चीज होता है। कंट्रास्ट बेसिकली इसको कहते हैं कि जो आपके पास ब्लैक और वाइट रीजन बन रहे हैं, उनमें कितना डिफरेंस है। अगर ब्लैक ज्यादा ब्लैक है वाइट की निस्बतन,
तो वो गुड कंट्रास्ट है। अगर वाइट और ब्लैक में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है तो उसका कंट्रास्ट कम है। सो कंट्रास्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जो आपके पास डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग ऑफ ब्लैकनिंग बिटवीन रीजन, ठीक है, ब्लैकनिंग बिटवीन रीजन। और अब हम इसको कैसे, शार्पनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज द शार्पनेस, improve द शार्पनेस? किस चीज़ पे शार्पनेस डिपेंड करेगी? इसके लिए मैं आपको कुछ डायग्राम्स यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात आती है, शार्पनेस जो है वो डिपेंड करती है आपका जो टारगेट एलिमेंट है उसके साइज पे। ये देखें, ये आपके पास दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। पहली डायग्राम में जो एनोड का साइज़ है वो कम है, सेकंड डायग्राम में जो एनोड का साइज़ जो है वो ज़्यादा है। अब क्या होगा कि इससे ये आपके पास यहाँ पे पेशेंट है, एक्सरेज यहाँ से मिट एक्सरे फोटॉन्स यहाँ से मिट होके आ रहे हैं, यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। तो सामने देखें, ये इस जगह पे आपके पास फुल शेड होगा, और ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे पार्शियल शेडो। ठीक है, यहाँ पे जो पार्शियल शेड होगा वो आपकी रेजोल्यूशन को जो है वो आपके कंट्रास्ट को वो चेंज करेगा। ठीक है, तो आपके कंट्रास्ट को अफेक्ट करेगा ये पार्शियल शेडो। जितना ये पार्शियल शेडो कम होगा इतना आपका गुड कंट्रास्ट होगा। अगर पार्शियल शेडो नहीं है, वाइट और ब्लैक के बीच में कोई ब्लरी रीजन नहीं है, तो दैट मीन के कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। अगर ब्लरी रीजन है, ग्रे रीजन है बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, तो आपके पास कंट्रास्ट आपका खराब है। अब सेकंड डायग्राम में देखें, एनोड का साइज हमने अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो पार्शियल शेडो का जो रीजन है, ये विड्थ है, वो इंक्रीज हो गई है। तो सेकंड में जो है आपका कंट्रास्ट ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। पहले में कंट्रास्ट ज़्यादा है, सेकंड में कंट्रास्ट जो है वो कम है। तो इसलिए एनोड का साइज जितना छोटा रखेंगे आपका कंट्रास्ट ज़्यादा बेहतर होगा। सेकेंडली जो है वो, अगर आप एक्सरे बीम को फिल्म पे इस ऑब्जेक्ट के, ये पेशेंट के, इसके बाद जो है वो, अब देखें कुछ एक्सरे बीम स्कैटर हो जाएंगे। तो स्कैटरिंग से क्या होगा कि इसको यहाँ आना चाहिए और ये इधर नीचे आ जाएगा। अगर हम ये ग्रिड नहीं लगाएंगे तो इस रीजन की इंटेंसिटी जो है वो इन स्कैटरिंग की वजह से इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपका कंट्रास्ट जो है वो इफेक्ट होगा। तो अगर आप इस तरह की ग्रिड लगा देंगे तो जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटॉन्स होंगे वो पास ऑन नहीं हो सकेंगे, सिर्फ वही पास ऑन हो सकेंगे जो पैरेलल आ रहे थे। इसलिए जो है वो आपका कंट्रास्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम अगली बात करने लगे कि जी आपकी जो एक्सरे की एटेन्युएशन, एब्जॉर्प्शन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास ये थिकनेस एक्स का कोई भी सैंपल है, दैट कैन बी सॉफ्ट टिश्यू, बोन, कुछ भी, और इस पे इंटेंसिटी बिफोर इंटेंसिटी ऑफ एक्स इज आई नॉट, तो जो बाद इससे इंटेंसिटी निकलेगी, आपके ख्याल में आई जो है वो आई नॉट से कम होगी, इक्वल होगी, या ज़्यादा होगी? सो द आंसर इज आई विल बी स्मॉलर देन आई नॉट। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे एक्सरे फोटॉन्स इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे।
और ये कितना एब्जॉर्ब करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस सैंपल। तो एक्सरे बॉडी के अंदर ट्रेवल करने की वजह से एक्सरे की इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, उसको एटेन्युएशन कहते हैं। एटेन्युएशन इज डिक्रीज इन इंटेंसिटी या पावर। इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। सो जो डिक्रीज हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन दिस एक्स, विड्थ पे डिपेंड करेगा, और दूसरा नेचर ऑफ दिस सैंपल पे डिपेंड करेगा। सॉफ्ट टिश्यू से डिफरेंट अमाउंट से एटेन्यूएट होगी, और बोन से डिफरेंट अमाउंट से वो होगी। सो इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। आई विल बी इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। एक्स देखें, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि आई विल डिक्रीज विद एक्स, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी इसका अगर हम ग्राफ देखें एक्स के साथ आई का, तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। दिस इज आई नॉट एंड द इंटेंसिटी विल डिक्रीज। और म्यू क्या चीज है, म्यू इज लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये हर सैंपल का डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट ऑफ फॉर बोन, डिफरेंट फॉर सॉफ्ट टिश्यू। इसकी यूनिट क्या होगी, ये देखें, एक्स की यूनिट अगर आपके पास मीटर में है तो म्यू शुड बी 1/मीटर। सो इसकी यूनिट होगी 1/मीटर, 1/सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये याद रखना कि अगर एक्स आप सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो म्यू 1/सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, एक्स अगर आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए तो फिर आप म्यू को 1/सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक्स अगर आपका मीटर में होगा तो म्यू शुड बी 1/मीटर। ठीक है, सो इंटेंसिटी आई विल बी स्मॉलर देन इंटेंसिटी आई नॉट। और अगर आपसे कहा जाए कि हाफ थिकनेस निकालें जिसमें इंटेंसिटी आधी हो जाती है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस थिकनेस x off by using this equation कि intensity I becomes I naught by 2, that is I naught e power minus mu x की जगह x सबस्क्रिप्ट में हाफ लगा दें, and just take log on both sides, ln 1 by 2 ln e power minus mu x half, so that is ln 1 minus ln 2, property of log, and this power will come down mu x of ln e. So ln 1 is 0 minus ln 2 is minus mu x half, ln e is 1, so इससे कैंसिल हो गया। सो हाफ थिकनेस जो है दैट इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई म्यू। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे। लेट से आपके पास ये एक सैंपल है और इसमें इतनी थिकनेस की आपके पास बोन है और ये सॉफ्ट टिश्यू है, दैट इज बोन। इसकी थिकनेस लेट से मैं कहता हूँ दैट इज इन जनरल x1 एंड दिस थिकनेस इज x2। एक्स रेज यहाँ पे आपने बीम यहाँ पे इंसिडेंट किया, और यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगी ये इंटेंसिटी आई नॉट है। यहाँ इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू सॉफ्ट टिश्यू विल बी डिफरेंट, जो इस लाइन पे आ रही है, और इस लाइन पे होके जो आ रही है दैट विल बी डिफरेंट, दैट इज I2। तो जिसकी वजह से आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको वहाँ पे इंटेंसिटीज की डिफरेंस की वजह से, अगर इन इंटेंसिटीज में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपको एक गुड कंट्रास्ट मिलेगा, अगर इन इंटेंसिटीज में डिफरेंस कम होगा तो आपको कंट्रास्ट अच्छा नहीं मिलेगा। सो इसलिए
I1 को कैसे निकालेंगे? I1 विल बी इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इसको म्यू 1 कह देते हैं। म्यू 1 इज सॉफ्ट टिश्यू का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसको हम लिख रहे हैं। तो म्यू 1 x2, सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस कितनी है? दैट इज x2। I2 क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि I2 सिर्फ बोन से गुजर के आ रही है, तो नहीं, कुछ पार्ट इसका बोन से कवर, इतना पार्ट बोन में मूव ट्रेवल किया ये, और बाकी दिस एंड दिस जो है ये सॉफ्ट टिश्यू में। तो I2 विल बी आई नॉट ई पावर म्यू 2 हम रख लेते हैं बोन के लिए, तो बोन का -μ2 x1, डिस्टेंस कवर्ड इन बोन इज x1, मल्टीप्लाई बाई ई पावर डिस्टेंस इन सॉफ्ट टिश्यू क्या होगा? -μ1, और सॉफ्ट टिश्यू ये सारा डिस्टेंस जो है दैट इज x2। सो बाकी इस डिस्टेंस को और इसको मिला के हम देखेंगे तो दैट विल बी x2 माइनस x1। तो ये इंटेंसिटी I2 मिलेगी। ठीक है, बड़े आराम से आप कर लेंगे इसका। मैं अगर आपको अभी एक आध क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये पूरे एक्सरेज को मैंने क्लियरली बता रही है कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एक्सरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है इमेज की, और जो है अगर हम इसका वो दिखा दें आपको पास्ट पेपर सिचुएशन, तो आप ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या बातें जो हम कर रहे थे वो कितनी रिलेटेड है। ये देखें, टिपिकल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन bombardment ऑफ ए मेटल टारगेट इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस। एक्सप्लेन है व्हाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड। स्पेक्ट्रम हैज अ शार्प कट ऑफ एट शॉर्ट वेवलेंथ्स। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टेट with reference to X-ray image what is meant by sharpness, describe briefly two factors that affect the sharpness of X-ray image। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन ये देखें, ये मसल और बोन से एक्सरे पास ऑन हो रहा है, और बोन की थिकनेस है 4, मसल की ये थिकनेस है 8। तो कहता है इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे बीम फ्रॉम द मॉडल ओवर इंटेंसिटी ऑफ X-ray beam on the model I/I0 for the parallel X-ray beam directed along the line MM। अब देखें MM में कोई बोन का यूज़ नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है, मसल है। तो मसल के लिए 8 इसकी थिकनेस है, और उसके लिए हाँ ये बताया लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स फॉर मसल, मसल के लिए 0.2 पर सेंटीमीटर है, और बोन के लिए 12 पर सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो e⁻⁻8 टाइम मसल का जो दैट इज 0.2। और फिर दूसरी लाइन BB में, BB इस लाइन में देखें, बोन के लिए 4 थिकनेस यूज होगी, और बाकी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मसल के लिए ये 4 बच जाएगा। तो e⁻⁴ और बोन का जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और साथ में फिर बो मसल के लिए वो यूज़ कर लेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया। ये देख लें, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे भी वही है, बोन सॉफ्ट टिश्यू, बोन सॉफ्ट टिश्यू। तो ये बेसिकली जो है वो एक्सरे का, एक्सरे इमेज याद रखना 2 डायमेंशनल इमेज होती है। इससे जो है वो जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ का नहीं पता चलाया जा सकता, बिकॉज इट इज़ 2 डायमेंशनल इमेज। थिकनेस तो ये इसका फ़र्क है। फिर एज जब आप सिटी स्कैन पे चलते हो तो वो 3 डायमेंशनल इमेज होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।